मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा क्योंकि ऑटो की बात कर ही रहे हैं कि जो नॉन सीवी ऑटोज़ की बात करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, एक बहुत बड़ा पैसेंजर व्हीकल कंपनी आईपीओ लगाने वाला है hyundai। अभी तक सिर्फ एक ही प्योर प्ले कंपनी रही है पैसेंजर व्हीकल्स में, मारुति। यहाँ थ्री व्हीलर्स की बात करें तो लेगेसी थ्री व्हीलर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीरेट हुए। ओला इलेक्ट्रिक और एथर के आईपीओ के चलते लोगों ने उनको राइट ऑफ ही कर दिया था। आपका ऑटो पे और ऑटो एंसिलरी पे क्या व्यू है, स्पेशली वो ऑटो एंसिलरी जो ईवी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑटो एंसिलरी मशीनिंग करते हैं, उन पे आपका क्या व्यू है? एक्चुअली अगर आप हमारे जो ओरिएंटेशन फंड की भी जो झुकाव है वो हमने थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी की तरफ रखा हुआ है। और इसका रीज़न ये है कि ऑटो एंसिलरी एक तरीके से डाइवर्सिफाइड प्ले पूरे सेक्टर का है। इसमें कई बार हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा बेटर करेगा या टू व्हीलर ज़्यादा बेटर करेगा या सीवी बेटर करेगा। लार्जली हम ये सोचते हैं कि जो ऑटो एंसिलरी है जो हर सेगमेंट को केटर करती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये भी बहुत बताना मुश्किल है कि ईवी किस तरह से ग्रो होगी, नहीं होगी, स्लो होगी। तो जो कंपनीज हैं जो दोनों ही टेक्नोलॉजीज को केटर करती हैं भारत में और भारत के बाहर भी जिनका एक्सपोजर है, क्योंकि ऑटो एक तरीके से देखा जाए तो कोविड के बाद न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक स्लो डाउन फेज से जा चुका है। तो साइक्लिकली भी मुझे लगता है कि उसमें रिकवरी आनी चाहिए। तो इस चक्कर में हमने ऑटो एंसिलरी जो है उसको प्रेफरेंस पे ज्यादा। इकोनॉमिक मोमेंटम की बात की। एक तो ये है कि जितने अभी तक अपने रिजल्ट्स आए आके चुके हैं, काफ़ी सेक्टर्स ने अपने रिजल्ट्स दे दिए हैं। आपको रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है, ग्रोथ है, स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत थोड़ा इशू कुछ लोगों को लगता है बन सकता है, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? और नए साल में जाते हुए, क्योंकि हम FY 25 की शुरुआत कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू ग्रोथ में कंफर्ट है क्या? कॉर्पोरेट इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए अभी तक मार्जिन क्वेश्चन मिलता रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो डेसिलरेट हो रही है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पिछले 2 साल को इसके सामने रखें, 2 साल हमारे काफ़ी ठीक गए इंडिया के कॉर्पोरेट ग्रोथ। अगर हम देखें अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक 22-25% के आसपास रही है। अब इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि जो अब ग्रोथ आ रही है वो थोड़ी मॉडरेट हो चुकी है। कई सारे सेगमेंट है जो जैसे आईटी सेक्टर है जो इंटरनेशनल आउटकम्स के हिसाब से उनका आउटलुक चेंज होता है, वहाँ पे हमने देखा है कि ग्रोथ मॉडरेट हो चुकी है। बैंकिंग में भी बिकॉज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रही है। क्रेडिट ग्रोथ ठीक है सिस्टम में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले से थोड़ी कम है। और निम्स जो प्रॉफिट होती है उनकी वो भी पीक पे है। थोड़ा प्रेशर दिख रहा है वहाँ पे। कंजम्पशन तो आप देख ही रहे हैं कि जो एफएमसीजी टाइप ऑफ कंपनीज है वहाँ पे अभी तक कोई रिकवरी दिख नहीं रही है। और कई कुछ कुछ एरियाज हैं, कुछ रिटेल सेगमेंट है, ट्रैवल है, टूरिज्म है। आई थिंक यहाँ पे अभी भी मोमेंटम ठीक ठाक बरकरार है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो ग्रोथ रेट हम पिछले 2 साल देख रहे थे उससे शायद मॉडरेट हो जाएगी। एनालिस्ट लोगों ने भी अपने एस्टिमेट्स थोड़े से लो तो कर रखे हैं, और इस चक्कर में ऐसा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखता नहीं है अर्निंग्स में। बट मैं ये मानूंगा कि अगले 2 क्वार्टर थोड़े से, या 3 क्वार्टर, अगले 3 क्वार्टर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और स्लो डाउन का स्कोप है, क्योंकि आचार संहिता के चलते कई सारे जो स्पेंड मोमेंटम है वहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा। और इस चक्कर में आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर थोड़े इंपॉर्टेंट है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है। और एक और बात मैं बताऊंगा, भूल गया कि आप ये देखिए कि कमोडिटी प्राइसेस जिसकी वजह से सब बेनिफिट रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट के बेनिफिट आ रहे थे वो भी बढ़ने लग गए हैं। तो आई थिंक इससे मार्जिन पे भी इफेक्ट होगा, इसलिए अगले 2-3 क्वार्टर मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन लो रहनी चाहिए।